नमस्कार। आप सभी का स्वागत है द प्रतिघात में। आज से हम 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका चैप्टर फर्स्ट है आज द कोल्ड वार इरा। यहाँ पर चैप्टर का ओवरव्यू दिया हुआ है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम ओवरव्यू को स्किप करते हैं और सीधे अपने चैप्टर पे आते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग दी हुई है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो इसमें हुआ क्या था, 1961 अप्रैल का महीना था। क्यूबा जो छोटा सा एक द्वीपीय देश है, यानी आइलैंड है एक, वो अमेरिका के पास स्थित है। यहाँ पे इसकी लोकेशन है, ये रहा क्यूबा, ये यूएसए है, इसके पास इसकी लोकेशन है। 1961 में क्यूबा पर एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती थी, जिसके सुप्रीम लीडर थे फिदेल कास्त्रो। आप सभी को पता होगा कि जब यूएसएसआर यानी अभी का रूस 1961 में यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था, तब इस पे कम्युनिस्ट पार्टी की ही गवर्नमेंट थी, यानी उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली गवर्नमेंट थी। अब सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो कंट्रीज होते हैं वो आपस में एक एलाय का काम करते हैं। तो यहाँ पर यूएसएसआर ने यूएसए को घेरने के लिए अपने मिलिट्री बेस को क्यूबा में बनाया। इससे हुआ क्या, इससे यूएसए और यूएसएसआर में एक साइलेंट बैटल स्टार्ट हो गई। इस बैटल को जीतने के लिए ही यूएसएसआर ने 1961 में अपना एक मिलिट्री बेस क्यूबा में स्टेबलाइज किया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो यूएसए की पॉलिटिकल पावर है उसको थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करना, थोड़ा सा उसको रिस्ट्रिक्ट करना, ना कि सीधे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट कर देना, क्योंकि 1945 का वर्ल्ड वॉर रूस झेल चुका था। फिर आगे यहाँ पे क्या होता है, जब मिलिट्री बेस बन गया, इसके 3 वीक के बाद यूएसए को ये बात पता चली कि यहाँ पर मिलिट्री बेस बनाया जा चुका है। तब उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी। कैनेडी ने अमेरिकन वॉरशिप यानी अमेरिका के जो युद्ध बरसक बम बरसक युद्धपोत थे, उनको एक मैसेज दिया कि जो सोवियत यूनियन के बेस हैं या जो सोवियत यूनियन के शिप्स हैं वो क्यूबा के आसपास ना आ सके। उस टाइम पूरे वर्ल्ड को ये लगने लगा था कि ये 2 मेजर सुपर पावर्स के बीच जो ये क्लैश चल रहा है, इससे कहीं फिर से वर्ल्ड वार ना स्टार्ट हो जाए। फिर हुआ क्या, पूरा वर्ल्ड नर्वसनेस में फंस गया था, लेकिन इवेंचुअली द वर्ल्ड ग्रेट रिलीफ, बोथ साइड्स डिसाइड टू अवॉइड वॉर। क्योंकि 2 वर्ल्ड वार तो हो चुके थे, दुनिया को पता था कि अगर वर्ल्ड वार होता है तो दोनों ही पक्षों को नुकसान होगा। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को जो कोल्ड वार है उसका पीक पॉइंट माना जाता है। द कोल्ड वार रिफर टू द कंपटीशन, द टेंशन एंड द सीरीज ऑफ द कन्फ्रंटेशंस बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन। कोल्ड वार कुछ नहीं था, बस एक तरीके की साइलेंट वॉर और साइलेंट अग्रेशन था एक दूसरे के खिलाफ। इसमें अग्रेशन था यूनाइटेड स्टेट का यूएसए का यूएसएसआर के खिलाफ। इस टाइम दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ यूएसए और यूनाइटेड स्टेट के अलग अलग एलायंस में बढ़ चुकी थी। इंडिया इसमें नहीं शामिल था, क्योंकि इंडिया गुट निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष को फॉलो करता है। फिर क्या हुआ इसमें, कोल्ड वॉर इज नॉट अ सिंपली मैटर ऑफ पावर राइवलरी, मिलिट्री अलायंस एंड द बैलेंस ऑफ द पावर। जो कोल्ड वार था वो ना तो सिर्फ मिलिट्री पावर का खेल था, ना मिलिट्री अलायंस का खेल था, और ना ही जो बैलेंस था पावर बनाने का, बल्कि एक तरीके का आइडियोलॉजिकल वॉर था। आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिज्म की। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं आप, these were accompanied by a real ideological conflict as well as the difference over the West and the most appropriate way of organizing political, economical and social life all over the world। जब 2 सुपर पावर्स होती हैं तो वो सिर्फ अपनी पावर्स को मिलिट्री कैपेबिलिटी के क्षेत्र में ही नहीं बढ़ाते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके कल्चर है, उसको भी वो दुनिया को दिखाएं और उससे प्रभावित करें। ऐसा ही कोल्ड वार के दौरान हुआ। कोल्ड वार के दौरान एक बहुत फेमस इसी एनसीईआरटी में लिखा हुआ आगे
आप पढ़ेंगे कि यूएसएसआर में नीली जो जीन्स थी यानी ब्लू जीन्स थी वो काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। ये एक मेजर साइकोलॉजिकल विन था यूएसए का यूएसएसआर के मार्केट्स में। लोग बहुत ज़्यादा जो ब्लू जीन्स थी उसको पहनने लगे थे, इसको एक फ्रीडम का सिंबल मानने लगे थे। यहीं पर ये सब लिखा हुआ है, यूएस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब लिबरल डेमोक्रेसी मतलब ये होता है कि जहाँ पर लोगों को अपने जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने का जो तरीका है वो ज़्यादा दिया जाता है, और जो पूरी मार्केट है वो कैपिटलिज्म को फॉलो करती है, यानी उसमें पूंजीवाद होता है, उसमें जो गवर्नमेंट का जो हस्तक्षेप होता है इकोनॉमिकल मार्केट में वो कम होता है, तो वहाँ पे कैपिटलिज्म को फॉलो करते हैं, हेडेड बाय द सोवियत यूनियन। और वही जो सोवियत यूनियन था वो आइडियोलॉजी सोशलिज्म को फॉलो करता था और कम्युनिज्म को। सोशलिज्म में ऐसा होता है कि जो सत्ता या जो पूंजी का वितरण है वो किसी एक के पास ना होकर समाज में समान रूप से मतलब इक्वली डिवाइड करते हैं या डिवाइड करने की कोशिश की जाती है इसमें। ऐसा ये सोशलिज्म को फॉलो करने वाले मानते हैं, जैसा कि आप लोग 11th क्लास में से पढ़ चुके होंगे। इसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर फिर हेडिंग आती है वर्ड इज कोल्ड वार। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लैंडमार्क कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिसी इन 1945 अलाइड फोर्स लेड बाय द यूएस, मतलब कहने का मतलब सीधे यहाँ पर ये है, इसका इस पूरे पैरा का मीन्स ये है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो एंड हो गया था और एक लैंडमार्क सिग्निफिकेंस बन गया था अलायंस फोर्सेस का, जिसे एक तरफ लीड कर रहा था यूएस और दूसरी तरफ लीड कर रहा था एक्सिस पावर्स लीड कर रहे थे। जो अलाइंड फोर्सेस थी उसमें यूएसए था, सोवियत यूनियन था, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं अभी, ब्रिटेन था और फ्रांस था। डिफीटेड द एक्सेस पावर, और उन लोगों ने एक्सेस पावर्स को डिफीट कर दिया। एक्सेस पावर लीड किए जा रहे थे जर्मनी के द्वारा, जिसमें इटली था, आपका जापान था, ये सारे कंट्रीज थे और वो डिफीटेड हो गए थे। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 1939 से 1945 तक चला था और इस जो वर्ल्ड वॉर था उसमें मेजर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था लेकिन धीरे धीरे इसकी आग जो फैली थी वो साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, वर्मा जिसे हम आज म्यांमार बोलते हैं, और पार्ट्स ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच गया था। द वॉर डिवास्टेटेड द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स एंड सिविलाइजेशन प्रॉपर्टीज़। देखो, जब कभी कोई वॉर स्टार्ट होती है वो सिर्फ एक कंट्री की हार नहीं होती है, बल्कि वो एक ह्यूमन जो सिविलाइजेशन है उस पर गहरा इम्पैक्ट छोड़ती है। अगर वार होता है और उसके बाद वार ख़त्म हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वार सिर्फ ख़त्म हो गया, उसके जो अवशेष हैं, जो उसके कंसिक्वेंस हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक किसी भी देश को भुगतने पड़ते हैं। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड ख़त्म हो चुका था तो एक नए तरीके के युद्ध ने अपना साया चमकाया था, उसका नाम था वर्ल्ड वॉर नहीं बल्कि कोल्ड वॉर। यूनाइटेड स्टेट ड्रॉप 2 एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन द जापानीज cities of Hiroshima and Nagasaki in 1945, causing Japan to surrender। अब ये यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर लास्ट का बता रहे हैं, ये पैराग्राफ लास्ट का बता रहा है कि वॉर एंड की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन इसी बीच यूएसए ने दो जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स थे उनको गिरा दिया जापान पर, क्योंकि सबको पता था कि जापान युद्ध हार चुका है, वो सरेंडर कर ही देगा। तो फिर लोगों का ये कहना है कि अननेसेसरी आपने वहाँ पर बम क्यों गिरा। तो कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि यूएस ये चाहता था कि युद्ध तो ख़त्म हो ही चुका है, लेकिन वो पूरी तरीके से जो सोवियत यूनियन का मिलिट्री और पॉलिटिकल गेम था एशिया में, वो उसे पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था। इसी को उसने दिखाने के लिए ये बम जापान पर गिरा दिए। और यूएस सपोर्टर ये कहते हैं कि ड्रॉपिंग ऑफ द एटॉमिक बम वार नेसेसरी टू एंड द वर्ल्ड क्विकली एंड टू स्टॉप फॉर द लॉस ऑफ अमेरिकन एंड अलाइड लेब्स। लेकिन ये झूठ है, मुझे ऐसा लगता है कि एक हारा हुआ देश और कितना ही पावरफुल होगा, उसकी पूरी इकोनॉमी ख़त्म हो चुकी थी, मतलब जापान की, और उसके सारे जो रिसोर्सेज थे वो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेकिन यूएसए ने जानबूझकर ये कदम उठाया जिससे कि वो आने वाली जो सेंचुरी है उसमें वो डोमिनेंट हो सके। उसने ख़ास तौर से जो इकोनॉमिकल सेक्शन था जापान का और जापान के जो अलायंस थे उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। उनको रीगेन करने में कम से कम 75 ईयर्स लग गए। ये मेजर
मतलब परसेप्शन था उसका उस टाइम का. Whatever the motive, the consequence of the end of Second War was the rise of new powers of the global stage, defeated of Germany and Japan, the devastation of Europe, and in many other parts of the world, the United States and the Soviet Union become the greatest power in the world with the ability to influence event anywhere on earth. ठीक है. तो जब ये वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया था, तो उसके बाद जो इस वर्ल्ड वार ने इतना ज़्यादा यूरोप को नुकसान दिया कि जो उसकी इकोनॉमी थी वो सबसे लोएस्ट पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी. उसके बाद जर्मनी और जापान ना तो कभी सुपर पावर बन पाए और ना ही शायद कभी बन पाएंगे, क्योंकि उस जीते हुए लोग, मतलब जो वॉर विन करता है वो उसका एडवांटेज लेता है, और यहीं पर एडवांटेज यूएसए और यूएसएसआर ने लिया. उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट किया जब ये कंट्रीज स्ट्रगल कर रहे थे, जापान और जर्मनी जैसे, और इसका इन्फ्लुएंस उन्होंने दुनिया भर में दिखाया. वाइल द कोल्ड वार वाज एंड द आउटकम ऑफ द इमरजेंस ऑफ द यूएस, the USSR as two superpower rival to each other. It was also rooted in the understanding that the destruction caused by the use of atom bombs too costly for any country to bear. The logic is simple yet powerful when the two rival powers are the possession of nuclear weapon capable of the inflicting death and destruction and unacceptable to each other. A full-fledged war is unlikely in the despite of provocations. Neither side would want to risk war since no political gain would justify the destruction of their सोसाइटीज़. इतना ज़्यादा ये वार हो चुका था, सब कुछ ख़त्म हो गया था, तो इसके लिए अब दोनों कंट्रीज ये चाहते थे कि वो किसी तरीके के दूसरे वार में ना फंसे, इसलिए उन्होंने साइलेंटली एक दूसरे को जैसा ये जो कोल्ड वार नाम से स्टार्ट किया था. मतलब एक दूसरे को समझो धोखा दे रहे थे या दूसरे को नीचा दिखाने की ये वार था. फिर क्या हुआ? In the event of nuclear war, both sides will be badly harmed. It will be imposed to declare one side or other side as the winner. Even if one of them tries to attack and disable the nuclear weapon of its rival, the other would still left with enough to nuclear weapon to inflict unexpectable destruction. This is called the logic of deterrence. अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो कोल्ड वार था वो फुल फ्लेज्ड वार में क्यों नहीं बदला होगा. तो इसलिए नहीं बदला क्योंकि दोनों कंट्रीज जो जापान में परमाणु बम या एटम बम गिराए गए थे उसका जो नुकसान हुआ था वो सब देख चुके थे. वो नहीं चाहते थे कि न्यूक्लियर वॉर फिर से हो. अगर होती तो जीतने वाला भी उतना ही हार जाता जितना वो हारता तब हारता. मतलब कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर वेपन से सिर्फ एक कंट्रीज़ को नुकसान नहीं होता बल्कि दोनों कंट्रीज़ को हार्म होता. इसलिए और बल्कि दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर को होल्ड करती थी, इसलिए एक तरीके का लॉजिकल डिटरेंस बना. मतलब मैं नहीं करूँगा तो सामने वाला भी हम पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर्स की कैपेबिलिटी है. इसलिए यहाँ पर लिखा है स्पाइट ऑफ द बीइंग अ इंटेंस फ्रॉम राइवलरी बिटवीन ग्रेट पावर्स रिमाइंड अ कोल्ड एंड नॉट हॉट शूटिंग वार. इसका मतलब ये है कि ये कोल्ड वार बहुत टाइम तक चला, जब तक कि 1991 में यूएसएसआर था वो पूरी तरीके से टूट नहीं गया अदर कंट्रीज़ में, क्योंकि सबको पता है फुल वार होगा तो उसकी इकोनॉमी को हार्म होगा. Note the main military features of the Cold War. The two superpowers and the countries in rival bloc led by the superpowers were expected to behave as rational and responsible actors. They were to be rational and responsible in the sense they are understand the risk in the fighting war that might involve the two superpowers. When two superpowers and the bloc led by them are in a deterrence relationship, fighting war will be massively destructive. Responsibility therefore meant being restrained and avoiding the risk of another world war. In the sense to Cold War managed to ensure human survival. कहने को मतलब ये था कि वो ये वर्ल्ड वार मतलब ये कोल्ड वार को फुल फ्लेज्ड वार में इसलिए नहीं और भी एक्सपेंड करना चाहते थे कि ब्लेम आ जाता ना कि आप सुपर पावर थे लेकिन आपने ये वर्ल्ड वार स्टार्ट किया, इस तरीके का. अब आते हैं टू द इमरजेंस ऑफ टू पावर ऑफ ब्लॉक. तो द टू सुपर पावर वर कीन ऑफ एक्सपेंडिंग दियर स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. In world sharply divided between two alliance system, a state was supposed to remain tied to protect superpower to limit the influence of other superpower and its ally. अब देखो
एक एग्जांपल है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है तो आपके साथ रहने वाले लोग भी इन्फ्लुएंशियल ही होंगे, या आप ऐसे लोगों को अपने साथ रखना अच्छा महसूस करेंगे जो आपको किसी भी, जैसे लड़ाई हो जाए अगर आपकी, तो उसमें आपको थोड़ा सा वो मदद दें उस लड़ाई को विन करने में। ऐसा यहाँ पर भी हुआ कि जब वो सुपर पावर्स आपस में से बढ़ गए तो उन्होंने अपने इन्फ्लुएंस को फैलाया और अलग अलग कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस में लिया कि वो किस तरीके से अपनी जो सुपर पावर है उसको होल्ड कर सकें और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकें अदर के खिलाफ। तो यहीं पर लिखा हुआ है, द स्मॉलर स्टेट इन द अलायंस यूज टू लिंक टू द सुपर पावर फॉर देयर ओन पर्पस, दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ द प्रोटेक्शन, वेपन एंड इकोनॉमिक एड अगेंस्ट देयर लोकल राइवल्स। अब देखो, इसका मतलब ये है कि जैसे इंडिया है, मान लीजिए अभी तो इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मान लीजिए अगर इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना होते तो क्या करता इंडिया, तो किसी अपना इन्फ्लुएंस जारी रखने के लिए या अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ब्लॉक को ज्वाइन करता, या यूएसए को या यूएसएसआर को। मान लो उसने यूएसएसआर को चुन लिया तो फिर क्या होता, यूएसएसआर हमारे इंडिया की जो प्रोटेक्शन है उसको और ज़्यादा मजबूत करता, उसको वेपन्स देता, उसको फाइनेंशियल एड देता। किस लिए? क्योंकि हम उसके अलायंस हैं, हम उसको बेनिफिट देंगे तभी तो वह हमें बेनिफिट देगा। सिंपल से यहाँ पर सिस्टम है। तो ऐसा ही वहाँ पर हुआ था, क्योंकि छोटे छोटे जो कंट्रीज़ थे वो एक दूसरे के, अपने पड़ोसी कंट्रीज़ के मतलब खिलाफ थे। अब अगर आप किसी के पास लड़ते हैं किसी से, तो आप यही चाहेंगे ना कोई मजबूत फ्रेंड हो आपका जो आपको लड़ाई में आपका सपोर्ट कर सके। ऐसा ही इस टाइम हुआ। सुपर पावर्स मतलब सुपर पावर, तो छोटे छोटे कंट्री उनको सपोर्ट करते थे और वो सुपर पावर्स उन कंट्रीज़ को फ़ायदा देते थे कि वो अगर कहीं पे उनका डिस्प्यूट है किसी अदर छोटी कंट्रीज़ के साथ तो उसको रिजॉल्व कराना, उनको फाइनेंशियली, उनको स्टेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद करना, ऐसा करते थे वो लोग। मोस्टली रीजनल नेबर्स with whom they had rivalries, the alliance system led by the two superpowers therefore threatened to divide the entire world into the two camps। इस तरीके से तो पूरा जो वर्ल्ड था वो टू कैंप्स में बढ़ चुका था। दिस डिवीजन हैपेंड फर्स्ट इन यूरोप, लेकिन ये जो डिवीजन था वो सबसे पहले यूरोप में हुआ था, क्योंकि यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज हैं और किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। मोस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्टर्न यूरोप साइड विद यूएस एंड दोज ऑफ ईस्टर्न यूरोप इज ज्वाइन टू सोवियत यूनियन। जो अभी के पोलैंड हैं या पोलैंड के आसपास के जो कंट्रीज़ हैं वो सब सोवियत यूनियन के कैंप में शामिल थे। दैट इज़ वाई दीज वर आल्सो कॉल्ड द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न अलायंस। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ये जो येलो कलर्स हैं वो है नाटो कंट्रीज़ और ये जो रेड कलर्स हैं वो हैं वार्सो पैक्ट मेंबर्स, और जो ग्रीन कलर का है वो है अदर कम्युनिस्ट कंट्रीज़, और ये जो ग्रे कलर का है वो अदर कंट्रीज़, यानी वो किसी के अलायंस नहीं थे। आपको दिख रहा होगा कि नाटो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, और रियल में अभी भी नाटो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस होल्ड करते हैं। जो वार्सा पैक्ट था उसमें यूएसएसआर के जो फेवर वाले कंट्रीज़ थे वो इसमें शामिल थे, जिसमें आपको दिख रहा होगा कि बर्लिन हो गया, मतलब जर्मनी हो गया, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, और हंगरी हो गया, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब यूएसएसआर के पक्ष में थे। और यहाँ पर अदर कंट्रीज़ जो था वो यूगोस्लाविया था, जिसके बेलग्रेड कैपिटल है। आगे चल के देखते हैं क्या है। The Western Alliance was formalized into an organization, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नाटो के नाम से जानते हैं। 1 सेकंड, कुछ छूटा तो नहीं। Which came into existence in April 1949
It was a association of the 12 states which declared the armed attack on any one of the Europe and the North America would be regarded as the attack on all of them. तो नाटो बेसिकली एक अलायंस है जो इस बात पर अपना कमिटमेंट होल्ड करता है कि अगर किसी एक कंट्री पर, इसके अलायंस की एक कंट्री पर कोई अटैक करता है तो सारी कंट्रीज़ अपने जो कंट्री पर अटैक मानती हैं उसको। इसका एक आर्टिकल बहुत फेमस है, उसको वो लोग ऑन करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि नाटो कंट्रीज़ है यूएसए या डेनमार्क, तो अगर उस पर कोई पहली बात तो यूएसए सुपर पावर है तो उस पर कोई तो हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर मान लीजिए कर लिया तो फिर जो नाटो कंट्रीज़ हैं वो उसको डिफेंड करेंगी एनी हाउ सिचुएशन हो। 12 स्टेट हैं, एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट जब ये बना था 1949 में। फिर क्या हुआ, ईच ऑफ दीज स्टेट वुड बी ऑब्लाइज्ड टू हेल्प द अदर। द ईस्टर्न अलायंस नोन एज द वार्सा पैक्ट वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। इट वाज क्रिएटेड इन 1955 एंड इट्स प्रिंसिपल फंक्शन वाज टू काउंटर नाटो फोर्सेस। देखो, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था तो सबसे पहले जो विनिंग कंट्रीज़ थी उनमें शामिल था यूएसए और 12 अलग अलग कंट्रीज से मिलके नाटो को बनाया। नाटो एक तरीके का अगेंस्ट था यूएसएसआर के। तो यूएसएसआर ने क्या किया, अपने आसपास के जो कंट्रीज थे उनको मिलाया और एक वार्सा पैक्ट नाम का सेम टू सेम नाटो जैसा ही एक अलायंस बनाया था 1955 में। International alliances during the Cold War era were determined by the requirement of the superpowers and the calculations of the smaller state. As noted above, the Europe became the main arena of the conflict between the superpowers. In the same cases, the superpower used their military power to bring countries into their respective alliances. Soviet intervention in East Europe provide an example. सोवियत यूनियन ने क्या किया था, जो ईस्ट जर्मनी मतलब जर्मनी था उसको 2 टुकड़ों में बट गया था, उस पर उन्होंने अपना एक तरीके से आइडियोलॉजी उस पर पुट कर दी थी, तो वो उसके खेमे में था। ये यहाँ पर ये पैरा कहना चाहता है, सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्ट यूरोप प्रोवाइड एन एग्जाम्पल। तो सोवियत यूनियन यूज्ड इट्स इन्फ्लुएंस इन द ईस्टर्न यूरोप backed by the very large presence of its armies in the countries of the region। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इन्फ्लुएंस करते थे, बल्कि ये जो सुपर पावर थी यूएसएसआर, वो यूएसएसआर हो या यूएसए, दोनों अपने अलायंसेस की कंट्रीज़ में अपनी मिलिट्री बेसेस भी बनाते थे, जिससे कि अगर कहीं भी गलती से कोई डिस्प्यूट हो या मिलिट्री कोई भी अटैक हो तो ये उसका रिस्पॉन्स कर सके जल्दी से जल्दी। वेरी लार्ज आर्मी presence of its army in the countries of the region to ensure that eastern half of the Europe remained within its sphere of influence। इसलिए ये मिलिट्री बेस यूएसएसआर ने बनाए थे कि जो आधा यूरोप है उसकी इन्फ्लुएंस में रहे। इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड इन वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट मीन्स सऊदी अरबिया हो गया, और जो यूएई और इराक ईरान वाला एरिया है वो मिडिल ईस्ट। द यूनाइटेड स्टेट बिल्ड एन अलायंस सिस्टम कॉल्ड द साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेटो। अब एक हो गया नाटो और एक होगा सेटो, SEATO। ये यूएसए ने बनाया किसको, ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनको अपने इन्फ्लुएंस में लेने के लिए। एंड द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो SENTO बनाया। द सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड बाई हैविंग क्लोज रिलेशन विद रीजनल कंट्रीज सच एज नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक। अब इसके बाद क्या हुआ, सोवियत यूनियन ने क्या किया, इसके रिस्पॉन्स में उसने कम्युनिस्ट चाइना और वियतनाम, नॉर्थ वियतनाम स्पेशली, और नॉर्थ कोरिया और इराक से अपने अलायंसेस बनाए, और इस जो सेटो और सेंटो था उसको काउंटर करने के लिए अपना जो बायलैटरल अलायंसेस थे, बायलैटरल रिलेशनशिप था, उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।